ओके, तो ज़मीन के रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले बुक कौन सी है? हाँ, तो क्रेडिट हम लोग सबसे पहले देंगे हमारी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसका नाम है एनसीईआरटी, जिन्होंने ये बुक छापी है। यस, ये उन्हीं की बुक है। हाँ, और ये उन्हीं की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू एनसीईआरटी फॉर पब्लिशिंग सच अ वंडरफुल बुक। चलो, अभी क्रेडिट्स वगैरह हो गए हों तो हम लोग लैंड रिसोर्सेज पे आते हैं। ओके, तो नहीं, क्रेडिट देना ज़रूरी है। कैसा है ना, लोग बुरा मान जाते हैं फिर। सो क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। तो क्रेडिट दे दिए हैं, अभी लैंड रिसोर्सेज पे आते हैं। वी लिव ऑन लैंड। ओ माय गॉड, मतलब यार, ये लोग मतलब छोड़ते ही नहीं है। मतलब वो पहले बोल रहे हैं वी लिव ऑन लैंड, पता ही नहीं था, कुछ आइडिया नहीं थी हमको कि वी लिव ऑन लैंड। मतलब सबसे सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है ये, वी लिव ऑन लैंड। ओके, ठीक है। Oh my God. Okay. So we perform our economic activities on land and we use it on different, let's say, in different ways. अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, पता है, आगे बोलो। सो दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life. अच्छा, सब हर एक की लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, बैक्टीरियल लाइफ, वायरल लाइफ, ये लाइफ, वो लाइफ। हाँ, ठीक है। सो लाइफ इज गुड। ओके, इसको लगा लाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सो न्यूमरस थिंग्स ज़मीन से चल रहे हैं। तुमको पता था क्या ये? हाँ, एनसीईआरटी ने तुम लोग बताया कि तुम ज़मीन पर रहते हो और ज़मीन के बहुत सारे यूजर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स। अब उसके ये देख लो डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है अपने ज़मीन के, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर बोले 43% सबसे ज़्यादा क्या है, प्लेन्स है, 43%। उसके बाद क्या आता है, पहाड़ बिहाड़ आते हैं। पहाड़ कितने, 30%। और फिर प्लेट्यूज रहते हैं, प्लेट्यूज दैट इज 27%। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, नंबर तो ठीक है लेकिन इसको याद करना है क्या? तो ऑब्वियसली याद करना है। हाँ, ये नंबर को याद करना है, प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। प्लेन्स, बाद में माउंटेन्स, बाद में प्लेटर्स। ठीक है, 43, 30, 27 ये नंबर आपको ध्यान में रहने चाहिए। 43, 30, 27 ये नंबर रट्टा मार लो, थोड़े दिन के बाद याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर रिसोर्सेज पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग। अरे यार, अब क्या हर एक इसमें तुम बोलोगे ये चीज़ कि बहुत यूजफुल है और केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है? बाय द वे, प्लानिंग केयरफुली करेंगे ना, व्हाई वुड समबडी डू प्लानिंग विदाउट केयर, लेट्स से नो केयर? ये तो समझ में नहीं आता है। प्लानिंग ठीक है ना यार, कई को बढ़ाने का, इंक खत्म करने का, इंक थोड़े से बचा लेते, दूसरे डायग्राम अच्छे आ जाते। लेकिन नहीं, हमको तो लिखना है केयरफुल प्लानिंग, जिसका पता नहीं फॉर सम रीजन ये वापस रिपीटेशन है। मतलब ये तो वो ऐसे हो बिलो एवरेज बच्चे नहीं रहते, वो एक ही स्टेटमेंट बार बार लिखते रहते हैं। हाँ, वैसा है वो। तो वो क्या बोल रहे हैं, लैंड को भी केयरफुल प्लानिंग लगती, बोले क्या करना। ओके, केयरफुल प्लानिंग पता ही नहीं था हमको। इतना बड़ा भारी का ज्ञान देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आगे, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अच्छा अच्छा, इंडिया के पास ज़मीन जो है बोले उसके अलग अलग फीचर्स हैं। देखे ना अभी कितने परसेंटेज वगैरह। हाँ, तो बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने यूज़ दिए अभी। तो देख लो भाई कि जो प्लेन्स है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माउंटेन्स किसके लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे बोले क्या है, अच्छा, रिवर्स है। एंड प्रोवाइड्स टूरिज्म ऑल्सो, लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अपन तो पिक्चर देखते हो भयानक भयानक, वो माउंटेन पे के कहाँ जाते हो घूमने को, फिर वहीं पे कुछ तो भी जानवर आ जाता, नहीं तो कुछ बर्फ भी गिरती, वहाँ से गिरते रहते लोग, मरते रहते। पिक्चर रहती हो, एक्चुअल में नहीं होता वैसे। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे लोग कहीं के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए। कहाँ पर, पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे पास नदियों के बीच में, नदियों का बीच में कहाँ क्या करते हैं, टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी लोग जाते हैं। फिर 27% क्या है, प्लेट्यूज है। अच्छा, प्लेट्यूज में क्या मिलता है, देखो वो प्लेट है, प्लेटी के जैसा है। प्लेट्यू बोले तो ऐसा एक बड़े पत्थर के जैसा रहता है। सो उसके अंदर सब कुछ रहता है आपका, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ओके, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो यार, एग्जाम में डेफिनेटली आपको आ सकता है कि हर एक के परसेंटेज बताओ और यूज बताओ। अब बाद में तुम नहीं बोलना कि सर आपने तो बोला ही नहीं था, कि भाई हमने तो वो आपके हिसाब से परसेंटेज परसेंटेज कर लिए, हाँ, लेकिन आपने तो बोला ही नहीं उसके यूज़ भी आते हैं। हाँ, तो वो यूज़ भी आते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर लिख दें थोड़ा सा स्टार करके, दीज यूजेस आर ये एक मस्त स्टेटमेंट है उन्हीं के जैसा, द यूजर्स आर यूजफुल। ठीक है,
दीज यूजेस आर रिक्वायर्ड फॉर केयरफुल प्लानिंग। हाँ, फिर मजाक है क्या, तो मजाक समझ के रखे, देश का डेवलपमेंट है भाई। ओके, हैज़ टू बी डन विद केयरफुल प्लानिंग। ओके, नाउ लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। अब ज़मीन के यूजेस अलग अलग है। अच्छा, पहला कहीं के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट के लिए। ओके, हम यूज़ करते हैं कि अपने आप होता है, अपने आप कभी कभार अपन डिपेंड करता है। तो पहला सबसे फॉरेस्ट, हाँ रहता, ज़मीन पे फॉरेस्ट रहता। आगे, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कहीं को कल्टीवेशन के लिए क्यों अवेलेबल नहीं है? बात पे कल्टीवेशन के लिए नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रॉब्लम कैसा है ना कि ज़मीन रहने को आदमी को लगता है कितना जगह, देखो आदमी रहता कितना, इतना देखो, दो पैर दो हाथ इतू सा सिर एंड दैट्स इट। लेकिन ज़्यादा क्या लगता, खाने के लिए। हाँ, मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है, खाने का। सो ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत डिमांडिंग है। हाँ, पेड़ बहुत मांगता। तो हर एक चीज़ अपन किस में डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब इत्तू सी जान है, नन्ही सी जान, लेकिन खाने को पता नहीं यार, मतलब इतना लगता कि हर चीज़ में खाने के सिवा को दिखता ही नहीं इनको। सो कल्टीवेशन लोगों क्या, मेरे को भी, अब तुमको भी, तुम सोचो ना, थोड़ी देर के बाद लगे मम्मी को पूछते कि नहीं अपन, मम्मी कुछ नया बना है? पता नहीं मम्मी के दिमाग में ऐसा रहता है, इसको ना मतलब एक दिन में नया एकदम मस्त खिलाती है तो वैसा है वो। सो इट्स समथिंग लाइक कि खाने के सिवा लोगों को दिखता नहीं है कुछ। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अच्छा ठीक है, फिर काहे के लिए यूज़ करते हैं? अगर सपोज लेटर से कल्टीवेशन के लिए नहीं है तो किस चीज़ के लिए? तो बैरन एंड वेस्ट लैंड। ना व्हाट डज दैट मीन इवन? वेस्ट लैंड मतलब क्या होता है? वेस्ट लैंड मतलब जिसको यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, पूरा वेस्ट है। बैरन है, बैरन मतलब बंजर, वेस्ट लैंड मतलब जिसको यूज़ ही नहीं कर सकते। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है एग्रीकल्चर छोड़ के। ओके, काई के लिए? उसके ऊपर भी बिल्डिंग बांधे, रोड बांधे, फैक्ट्रीज बांधे। गौर से देखो, गौर से देखो, तुम्हारी स्कूल की बिल्डिंग है ना, वो तुम्हारे जमीन को क्या बोल रहे हैं, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बोल दो एकदम। हाँ, तुम्हारी जो जमीन का है तो तुम उसका यूज अच्छे से नहीं कर रहे हो। ओके, बाय द वे तुम तो एकदम एक्सेप्ट कर लोगे ये कंडीशन को, नहीं? हाँ, स्कूल की बिल्डिंग अच्छे से यूज नहीं हो रही है, स्कूल होनी नहीं चाहिए, नहीं? Okay, so that is not available for cultivation, so your school also comes under building, so technically उसका ज़्यादा फायदा नहीं है, राइट? ओके, मतलब घरों का भी नहीं है, इन शॉर्ट घर भी नहीं, राइट? ओके, सो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड और कौन से लैंड हो सकते हैं? वो रहते हैं फैलो लैंड। फेलो लैंड नहीं है, बहुत सारे बच्चे उसको फेलो लैंड बोलते हैं। हाँ, फेलो फेलो, अरे रहता ना वो बचपन में वो चिढ़ाते रहते हैं, फेलो फेलो डटी फेलो, वैसा येलो येलो डटी फेलो, तो फेलो लैंड। फेलो लैंड नहीं है, फैलो लैंड है। व्हाट डू यू मीन बाय फैलो लैंड? पर्पजली नहीं करते फार्मिंग वहाँ पे। अब ये क्या नाटक है? पर्पजली न फार्मिंग करने का क्या मतलब है? ठीक है, पर्पजली यूज इसलिए नहीं करते हैं, ज़मीन से कैसा है, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं ना प्लांट को उगाने के लिए। तो अगर तुम कंटिन्यूसली यूज़ करते हो किसी ज़मीन को, तो इशू ऐसा हो जाता है कि उसमें पेड़ बढ़ता नहीं है। तो हेंस वो क्या करते हैं, पर्पजली उस ज़मीन को यूज़ नहीं करते हैं। तो फैलो लैंड, सो उसको एक्सक्लूड करके ये है फैलो लैंड का। ये जो है क्या बोलते हैं कैटेगरी, वो सेपरेट है, तुम देख सकते हो यहाँ पे वो कैटेगरी सेपरेट है। तो ये एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड है। तो ऐसे कौन सी ज़मीन है? परमानेंट पास्चर्स। पास्चर्स मतलब क्या? अरे वो जानवर बिनवर खाते ना, वो मूवीज़ में बताते ना, वो ऐसे ग्रीन ग्रीन ऐसे लंबे के लंबे एरिया रहते जहाँ पे हरियाली हरियाली रहते, वहाँ पे जानवर खाते रहते। हाँ ना, उनको कुछ खाने के सिवा समझता ही नहीं। हाँ, तो वो वैसे जगह बोले तो क्या रहता, पास्चर्स। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया। अरे तुमने वो सुने हैं क्या? ग्रूव्स बोले तो कैसा, ऐसे बड़े बड़े लाइक ऐसा रहता है ना, फॉरेस्ट टाइप, लाइक सुंदरबन के वगैरह तुमने सुने होंगे ग्रूव्स। हाँ, तो वैसे ट्री क्रॉप्स के ऐसे बड़े बड़े जगह। उसके बाद कल्चरल, लेट्स से कल्चरेबल वेस्ट लैंड, तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो उसको हम लोग मे बी एग्रीकल्चर में ला सकते हैं, बट फिलहाल इस वेस्ट लैंड 5 साल से वहाँ पे कुछ लिया नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग कि जो इसी कैटेगरी में आ जाता है। नहीं, 5 साल कौन ये करता है? तुम देखो ना, लाइफ के ईयर रहते कितने अपने, 60 में से 5 साल सपोज लेटर से कोई नहीं ले रहा है कोई ज़मीन, दैट मीन्स उसको कभी यूज़ ही नहीं करने वाला है। हाँ, तो भूल जाओ। मतलब एक्चुअली ये जो लास्ट वाला है ना, दिस इज़ मोर लाइक कनेक्टेड टू दिस।
आपका जो ये लास्ट वाला कैटेगरी है इट इज़ मोर कनेक्टेड टू फैलो लैंड एज कम्पेयर टू ऊपर वाला, बट उसको यूज़ करने नहीं वाले तो जस्ट छोड़ दो। नेक्स्ट इज़ फैलो लैंड। फैलो लैंड तुमको पता है पर्पजली उसको रखते हैं, तो एक चीज़ काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पर्पजली। हाँ मतलब लाइक यू नो विथ इंटेंशनली हम लोग क्या रखें उसको, कुछ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटेंशनली, इंटेंशनली हटुक से। हाँ तुम्हारे वर्ड में क्या है, हटुक से। ओके सो करंट फैलो 1 साल के अंदर का और एक दूसरा है 1 से 5 साल का, ऐसे 2 कैटेगरीज का को बनाने के बना दी यार, तुमको क्या करने का है। हाँ तो फिलहाल के लिए तुम जस्ट 2 कैटेगरी बना दो ना, 1 साल तक का और फिर दूसरा 1 से 5 साल तक का, और 5 से साल ऊपर का ऊपर में आ जाता है वो। ओके नाउ नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या रहता है, व्हाट इज नेट सोन एरिया? सो नेट सोन एरिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नेट सोन एरिया में कैसा रहता है कि वन थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज द एरिया की जो क्या रहता है 1 साल के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न रहता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज नेट सोन एरिया। ठीक है, सो नेट सोन एरिया इज बेसिकली आपका ऐसा एरिया की जो क्या है जिसके 1 साल के अंदर का सपोज आपने कुछ फार्मिंग वगैरह वहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे प्लीज़ उसको ये कर लो अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, कि नेट सोन एरिया में 1 साल के अंदर का रहता है, एक बार ही क्रॉप को गिनते हैं। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या रहता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया रहता है 1 साल के अंदर का तुम कितने भी जो मल्टीपल क्रॉप्स लगाते हो, हाँ तो वो उसको गिनता है। सो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब ये दोनों डेफिनेशन वहीं पे दिए हुए हैं, एक बार ठीक से समझ लो, नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया बोले तो कौन सा? ऐसा एरिया की जो 1 साल के अंदर, दोनों 1 साल के अंदर ही है। नेट सोन एरिया में सिर्फ क्रॉप को एक बार गिन रहा है, ग्रॉस क्रॉप एरिया के बाद मल्टीपल टाइम्स गिन रहा है, जितने भी बार लगाता है कोई तो मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, ओके शालिनी कुछ पूछ रही है व्हाट डिफरेंस बिटवीन बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। ओके देखो कैसा हो जाता है ना शालिनी, एक्चुअली उनका कैटेगरी इज ऑलमोस्ट सेम, बट बैरन लैंड बोले तो रहता है बंजर ज़मीन, एंड वेस्ट लैंड मतलब कैसा रहता है कंप्लीटली इट्स नॉट इवन यूजफुल, मतलब मे बी सम इंडस्ट्रियल वेस्ट कुछ डाला है, देर कैन बी नंबर ऑफ रीजन्स, बट वो ज़मीन इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल। ठीक है, बैरन, ओके आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर शालिनी। ओके नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ प्लीज़, दिस इज़ द वन राइट। जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 2 साल का दिया हुआ है, एक 1960 एंड एक 2014-15, काफ़ी पुराना है, तो हेंस दे आर जस्ट कंपेयरिंग कि डेट्स में कैसा कैसा चेंज हुआ है। अब इसमें क्या हर एक परसेंटेज याद रखना ज़रूरी है? नहीं हर एक याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये 2-3 ध्यान में रखने हैं, मतलब जो हाई परसेंटेज वाले हैं उतने ही ध्यान में रखने हैं, बाकी कोई नहीं। तो ये 45.5% वाला ले लो, ये कौन है? नेट सोन एरिया, तो यहाँ पे लिख दो एक बार परसेंटेज, दैट इज़ 45.5%। हालांकि तुमने ये नहीं किया तो भी ऐसा कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स फाइन, लेकिन दो तो ध्यान में रखो, ये फॉरेस्ट का और सपोज ये नेट सोन एरिया, दोनों तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये क्लियर कर लिए, ये लिख दिया वहाँ पर, तुम भी लिख दो। हाँ वो थोड़ा सा मेरा पेन का थोड़ा सा मोटा टिप है जिसकी वजह से 8 दिख रहा है। 23.3% ये वाला, ये नंबर की बात कर रहा हूँ, ये 2 नंबर्स आपको पता होने चाहिए, इसको प्लीज़ उसी के सामने लिख दो, उन्हीं जिनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहाँ पे लिख दिए। ओके सो इट वुड बी ग्रेट इफ़ मतलब अगर आप इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नंबर लिख दिया आपने, फॉरेस्ट में कितना है और नेट सोन एरिया कितना है, उतना खाली प्लीज़ कर लो। ठीक है, ओके सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं कि ज़मीन कैसा कैसा है, कितना है। ओके सो लेट अस टेक कि कितना ज़मीन है, तो कितना ज़मीन है अपना, तो टोटल बोल रहे हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपको एग्ज़ाम में एज अ स्टैटिस्टिकल डेटा आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए आपके देश का एरिया कितना है, जिस देश में रहते हो उस देश का एरिया तो पता होना चाहिए कितना है, राइट। टेक्निकली ये नंबर काफ़ी बड़ा है, हाँ मतलब दिस नंबर इज़ एक्चुअली 3,28,202.263 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब इफ़ यू आर एक्चुअली पुटिंग अप अ नंबर दैट, ठीक है, तो 32,82,000, सो इट्स एक्चुअली क्वाइट अ बिग नंबर, मतलब सपोज लेट्स से इफ़ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर।
ओके, सो 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये एक्चुअली इतना आपका एरिया आ जाता है इंडिया का, बट इतना डिटेल में आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लेट्स से इवन इफ़ यू पुट इट अप एज अ नंबर, इट्स स्टिल फाइन, ठीक है। मतलब एज अ नंबर बोल के भी आप पुट करते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, फिर भी चलेगा। इज इट ओके? आपको पूरा नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर्स काफ़ी बड़ा हो जाता है। 3.28 लिख दो, ठीक है, इट वुड बी सफिशिएंट। अब इतना टेंशन मत लो, कहाँ इतना बड़ा डेटा हमको याद करना है और कितना डेटा घुसेड़ोगे दिमाग में, ठीक है। उतना ही डेटा लिख दो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। अरे ये गायब क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, रबर का नो इफेक्ट, हाँ यस, मैं वही वही बोला यार, गायब ही नहीं हो रहा है। ओके, सो लैंड यूज डेटा हाउएवर अवेलेबल इज ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिक एरिया। ये क्या नाटक है? वो क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़मीन है बोले इंडिया के अंदर 3.28, उसका सिर्फ 93% ही डेटा अपने पास है। बाकी का क्या इशू है फिर? बाकी का जमा नहीं कर पाया हम लोग, क्यों? नॉर्थ ईस्ट में ऐसा एरिया है कि जो दूर दराज एरिया है, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह बहुत है, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गो देयर एंड डू दी लेट्स से एनालिसिस या फिर सर्वे नहीं कर सकते हैं। तो ये किधर की बात कर रहे हैं? जिधर का डेटा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर एक है कि जहाँ पे मतलब सब लेट्स से द लैंड यूज रिपोर्टिंग वहाँ पे नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा एक स्टेट है कि जिसका रिपोर्टिंग हुआ है, जिसका नाम क्या है? आसाम। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमारे एक आसाम ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर सब कुछ डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। सो आई होप आशुतोष दुबे आपको कैसे याद इतना? अरे आशुतोष, पूरा रट्टा मारना पड़ता है मेरे को, वो रिवर्स वगैरह, रिवर्स एरियाज, फिर बाद में ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट हर एक डेटा लेट्स से एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए याद करना पड़ता है। व्हेन यू आर डू लेट्स से प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो ये सभी चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट ये डेटा सब कुछ याद है मुझे, मतलब सपोज लेट्स से हर एक चीज़ का इकोनॉमिकल डेटा तो बहुत ही ज़्यादा याद है, बट ज्योग्राफी का भी उतना ही याद है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी में तुमको मदद करता हूँ इवन मेमोराइजेशन में भी आगे के आने वाले क्लासेस में, बट फिलहाल ना हम लोग रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करो। आई विल इवन हेल्प यू आउट इन योर रिमेंबरिंग पर्पज, लाइक कैसे याद करना है डेटा को। लेकिन फिलहाल कुछ डेटा छोड़ना पड़ता है, कुछ डेटा याद करना पड़ता है। इट्स समथिंग लाइक अ बैलेंस। तो आई विल लेट यू नो ऑल ऑफ यू गाइज कि हाउ टू रिमेंबर द डेटा ऑफ ज्योग्राफी, बट राइट नाउ उसका टेंशन मत लो। करंटली हम लोग रीड कर रहे हैं, तो उसको रीडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। So moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. तो हमारा और एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो लेट्स से जो जम्मू कश्मीर रीजन है, तो वहाँ पर कुछ एरिया पाकिस्तान ने और चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम लोग सबको लेट्स से सर्वे नहीं हुआ है। तो देर आर टू एरियाज कि जहाँ पे हमारा सर्वे नहीं हुआ है। द फर्स्ट एरिया इज़ नॉर्थ ईस्ट एंड सेकेंड एरिया इज़ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे प्लीज़ ये कर लोगे, नंबर प्लीज़ ऐड कर लोगे, इट वुड बी ग्रेट इफ़ इट वुड बी यू लेट्स से राइट डाउन द नंबर्स देयर, नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर जम्मू कश्मीर, जहाँ पर पाकिस्तान और चाइना ने जो एरिया ऑक्युपाई किया वहाँ पे हम लोग सर्वे नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ वहाँ पे जस्ट अंडरलाइन कर लें। नाउ ट्राई टू डू अ कंपैरिजन। उनका खतरनाक एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग उनका कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, जस्ट छोड़ दो, हाँ दैट इज जस्ट एक्टिविटी। नाउ द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। इसका क्या बोल रहे हैं ये लोग? परमानेंट पास्चर बोले तो अरे वो रहता ना जो लेट्स से हरियाली दूर दूर, हाँ वो नॉर्मल एनिमल्स वगैरह के लिए खाने के लिए यूज़ करते हैं, हाँ चराने के लिए, तो दैट परमानेंट पास्चर डिक्रीज हो रहा है बोले। अच्छा ठीक है, कुछ रीज़न दे रहे हैं क्या इसका? वो हाउ वी आर एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अच्छा वो आपने कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? वो क्या बोल रहे हैं कि हज़ारों इश्यूज आपको बोल रहे हैं कि परमानेंट पास्चर कम हो रहा है, और उसके बाद बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड एंड आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी या लेट्स से और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ वेरी हाई। देखो अगर आपका पास्चर्स कम हो रहा है, सो दैट मीन्स तुमको कौन सी ज़मीन यूज़ करनी पड़ेगी? रिकामी कौन सी ज़मीन है बोलो? फैलो लैंड। फैलो लैंड इज़ द रिकामी ज़मीन। और वो रिकामी ज़मीन पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न बीइंग कि एक तो थर्ड क्लास क्वालिटी की है, कौन से? फैलो लैंड। क्योंकि अगर आपका पास्चर्स कम हो रहा है, आपकी इतनी पॉपुलेशन है जानवरों की, अरे यूड बी अमेज्ड, हमारा लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा है इंडिया का। अरे यूड बी सरप्राइज्ड, अपने पास गाय बैल भैंस
फिर वो बकरियाँ, फिर सपोलेट से द जिनको अपन ये बोलते हैं द मुर्गी। अरे अपने पास अपना लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा है, मतलब अगर कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास बहुत कुछ सबसे ज़्यादा नंबर्स में है। जैसे कि भैंस हमारे पास सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो मतलब वी हैव अ बिग लाइफ स्टॉक, इन शॉर्ट आई दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से यू, मतलब छोटा नहीं है। और उसको खिलाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ज़मीन है, एंड दैट एक ही ज़मीन कौन सी है? फैलो लैंड। अब फैलो लैंड का प्रॉब्लम क्या है? एक तो वो थर्ड क्लास क्वालिटी की है, और अगर आपको यूज़ ही करना है तो आपको बहुत ज़्यादा उसको स्पेंड करना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी जाके वो कुछ काम में आ सकती है, नहीं तो बहुत ही बकवास है फिर। तो यहाँ पे एक प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, करंट फैलो लैंड्स आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हम लोग अगर परमानेंट पास्चर्स सपोज हमारे कम हो रहे हैं तो करंट फैलो लैंड को हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते? ठीक है, एग्जाम में आपको एक सिंगल मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन, काफ़ी लेट्स से अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा है। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हम लोग पास्चर लैंड्स के लिए अभी ज़मीन फैलो लैंड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, द रीज़न बीइंग कुछ भी लिखते हो यार चैट बॉक्स में। ओके, डुक्कर इग्नोर्ड। ओके, डुक्कर लाइफ स्टॉक में नहीं आता है, ठीक है, एटलीस्ट। हाँ, मतलब हम लोग नहीं पालते, वो है थोड़े बहुत, लेकिन उतना उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है अपने इंडिया में, ठीक है। ओके, डुक्कर इग्नोर्ड। ओके, गुड पॉइंट, खतरनाक पॉइंट है। चलो, सो ये समझ में आ गया कि आपका फैलो लैंड आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका थर्ड क्लास क्वालिटी का फैलो लैंड है, और उसका यूज़ करना ही है तो स्पेंडिंग बहुत करना पड़ेगा। Okay. So hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSAs India comes to be about 54% of the total reporting area. अब ये क्या नाटक है? वो क्या बोल रहे हैं? पहले का नेट जोन एरिया पहले बताओ, तुम पहले का नेट जोन एरिया कितना है? 45.5, राइट? यू कैन सी हियर 45.5% है आपका नेट जोन एरिया, राइट? मतलब जो करंट डेटा है वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप फैलो लैंड को यूज़ कर लो, मतलब सपोज उस पर थोड़ा बहुत आप कुछ ले रहे हो, मे बी 2 साल के बाद 3 साल के बाद, तो टोटल नेट जोन एरिया कितना बढ़ रहा है? 54%। लेकिन ठीक है ना यार, 2 नंबर ध्यान में रखो, 45.5 एंड दूसरा कौन सा? 54%, ये ध्यान में रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस NSA एंड ऊपर का NSA। ऊपर का NSA 45.5 है, ओके, और ये NSA पता चल रहा है। हाँ, वो दोनों आप ध्यान में रखो, एग्जाम में वैसा लिखना पड़ेगा। ऊपर का लिखने का NSA इज 45.5, एंड बाद में लिखना है कि भाई फैलो लैंड विच इज यूज्ड लेट्स से वन और ट्वाइस, लेट्स से ट्वाइस और थ्राइस, सपोज लेट्स से इन अ ट्वाइस और थ्राइस पीरियड, तो वो इंक्लूड करते हैं तो परसेंटेज बिकम्स 54। सो 1% इज 45.5, सेकेंड परसेंटेज इज 54%। ये फ़र्क समझ में आ रहा है दोनों के बीच में? देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 NSAs विच आर गिवन ईयर, ठीक है। ओके, सो इसको खाली नीचे ले लो, ठीक है, एरो करके बता दो। आशुतोष क्या बोल रहे हो? करंट फैलो लैंड को कल्टीवेट क्यों करेंगे? हे भगवान, अरे आशुतोष, जब से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं फिर? अरे वो बोल रहे हैं ना, हाँ, परमानेंट पास्चर कम हो रहे बोल के, तो एक्स्ट्रा जमीन कहाँ से लाओगे? बनाओगे क्या केमिकल रिएक्शन से? 2 केमिकल्स ऐड करके ज़मीन बना रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, तो बची हुई ज़मीन कौन सी है कि जो यूज़ नहीं कर रहे हम लोग? यही है फैलो लैंड, तो इसलिए फैलो लैंड को कल्टीवेशन में ला रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वाई फैलो लैंड इज द ओनली ऑप्शन विच वी कैन यूज, बिकॉज दैट इज द ओनली काइंड ऑफ लैंड विच वी कैन यूज फॉर लेट्स से एग्रीकल्चर। नहीं तो क्या फॉरेस्ट को उड़ाना पड़ेगा फिर? फॉरेस्ट को उड़ा के चलता क्या? अरे फिर वो आ जाएंगे ना एनवायरमेंटल वाले, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद है? हाँ, तो कल से हम लोग कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले बैंड बजा देंगे अपना। ओके, सो हम लोग को एक ही टाइप के लैंड का ज़मीन का यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन सी है? आपकी फैलो लैंड। नाउ द पैटर्न ऑफ द नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ऑब्वियसली पैटर्न डेफिनेटली चेंज होगा ना। इट इज़ 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। सीरियसली कितना परसेंटेज है उनका? उनका जितना एरिया है पंजाब हरियाणा का, उसमें का 80% पे एग्रीकल्चर ही चल रहा है, नेट जोन एरिया। वाओ, मतलब दिस इज रियली अ ग्रेट नंबर वी हैव। 80% ले लो रे भाई। अरे कितना हो गया बोले तो? इंडस्ट्रीज लोग कितने परसेंटेज में रह रहे हैं? 20% में। अरे सरप्राइजिंग चीज़ है ना, 80% एग्रीकल्चर है। ओके, ग्रेट। एंड लेस देन 10% पे कौन है?
लेस देन 10% पे, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर मामूली चीज़ है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये चलो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को क्या ब्लेम करना, इतनी सी ज़मीन है उसमें क्या क्या करेंगे, राइट? अंडमान निकोबार आइलैंड्स को तो ब्लेम ही नहीं कर सकते, तो इतनी सी ज़मीन है क्या क्या कर लेंगे, तुमको तो आइलैंड है पता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मणिपुर, इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके पास क्या है? फॉरेस्ट है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मणिपुर, इवन दो उनका नेट जोन एरिया कम है, एग्रीकल्चर कम है, बट स्टिल दे प्रोवाइड अ वंडरफुल रिसोर्स एंड दैट इज नथिंग बट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को प्रोवाइड करते हैं ना यार, सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। फाइंड आउट द रीजंस फॉर द लो प्रपोर्शन ऑफ नेट जोन एरिया इन द स्टेट्स। Okay, we can, but we won't, right? Okay. Okay, ये प्लीज लिख दो। सो वी कैन बट वी वोंट, हम नहीं देने वाले उसका आंसर। नाउ, फॉरेस्ट इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। कितना चाहिए? 33%। अपना कितना है? अपना 23.3% है। ओके ठीक है, तो कुछ नहीं, सिर्फ 10%, रफली 10% कम है। तो 10% तो है ना यार, हाँ। ओके, नहीं एक्चुअली वो बहुत बड़ा नंबर है। कैसा है ना, जब तुम इंडिया के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया बात करते हो, 10% कुछ ज़्यादा ही है। तो मतलब हम लोग खतरनाक तरीके से पीछे हैं। 33% चाहिए और हमारे पास कितना है? 23.3%। ओके, तो यहीं पे साइड में लिख दो, मतलब तुमको ध्यान में रहेगा इंडिया के पास कितना है, 23.3%। इसको प्लीज़ परसेंटेज लिख दो वहाँ पे। और ये 33% किधर लिखना है अपने को, किधर चाहिए? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। अपनी पॉलिसीज़, अलग अलग पॉलिसीज़ रहती हैं, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत हमको 33% का एरिया चाहिए। तो एक काम कर लो यार, वो ईयर और उसका नाम अंडरलाइन कर लो, आपको एग्जाम में ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है उसको, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लो। साल भी नहीं ठीक से मतलब गलत नहीं लिखना है और नाम भी बराबर लिखना है। नाउ, इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। वो तो बराबर है ना, मतलब आपको अगर इकोसिस्टम आपकी अच्छी रखनी है तो आपको इतना बराबर फॉरेस्ट तो चाहिए। कितना चाहिए? 33% ऑफ योर टोटल एरिया। ओके ठीक है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन, हाँ तो किसके ऊपर जीते हैं? हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट। फ्रिंजेस बोले तो क्या मतलब, फ्रिज के जैसा लग रहा है वैसा नहीं रे, फ्रिंजेस बोले तो क्या, बाउंड्री की बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या लिखे रे 4 PM? अच्छा, शायद ये कल लिखे थे। हाँ, तो ये देख लो, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देख लो, फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री, बाउंड्री। हाँ, तो जो लोग फॉरेस्ट के बाउंड्री पे रहते हैं, हाँ तो अंडरलाइन कर लो फ्रिंजेस, बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? अरे बाउंड्री यार, तुम लिखो तो सही। बाउंड्री लिख दिए। नाउ, of this forest depend on it, right? So a part of the land is termed as westland and land put to non-agriculture uses. Westland includes rocky. अच्छा, वेस्टलैंड में क्या क्या है पहले देख लो। तो अभी एक जन ने पूछा था, सर वेस्टलैंड क्या होता है? आई थिंक इट वॉज शालिनी, आई थिंक। ओके ठीक है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर बैरन लैंड और वेस्टलैंड में क्या फ़र्क होता है? तो देखो एनसीईआरटी कितना ख्याल रखता है आपका, आपके लिए डेफिनेशन तक दे दी है। वेस्टलैंड में क्या क्या आ जाता है? तो रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज। बोले तो ऐसे लैंड की जो बहुत ही फालतू है, मतलब एक तो पत्थर बित्थर है वहाँ पे, या फिर एरिड है, एरिड इन द सेंस डेजर्ट की जैसा है, या फिर डेजर्ट एरिया है। एरिड मतलब सपोज लेट्स से वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल, वाटर कंटेंट इज वेरी लो, एंड डेजर्ट एरिया, वो चीज़ ध्यान में रखो। हाँ, एरिड डजंट मीन डेजर्ट, नहीं हमेशा ज़रूरत नहीं है। एरिड मतलब जहाँ पे ड्राइनेस है, इन शॉर्ट। सो इसको प्लीज़ ये कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, एंड लैट पुट टू नॉन अदर एग्रीकल्चर यूजेस लाइक सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज एटसेट्रा। तो इसको थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं वेस्टलैंड में क्या क्या आ जाता है। बंजर, बंजर जमीन बोले तो क्या? बैरन लैंड। बैरन लैंड बोले तो बंजर जमीन, और वेस्टलैंड, बंजर जमीन बोले तो जहाँ पे कुछ उगता नहीं है। ओके, एंड वेस्टलैंड इज डिफरेंट। वेस्टलैंड इज दिस कि जिसको कुछ यूज ही नहीं है टेक्निकली, तुम क्या बांधोगे? रॉकी पत्थर के ऊपर क्या बांधोगे? तो इट हैज़ नो एग्रीकल्चर यूज, नो इंडस्ट्रियल यूज, नो इकोनॉमिकल यूज, कोई भी यूज नहीं है। तो उसको जस्ट ये कर लो, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट कर लो। ओके, तो आगे बढ़े, अभी इसको कर लिए प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो प्लीज़ उसको ये कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स कर लो, और फ्रिंज को भी उसके मीनिंग लिख दो, ठीक है? अच्छा,
अच्छा, गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर जोक टाइम हो चुका है, इतनी देर से आप पढ़ा रहे हो, थोड़ा जोक भी बता दो। गौरव तिवारी को मैं बोलना चाहूँगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि कैसा हो रहा है ना, जब से हम लोग पढ़ते पढ़ते मजाक ही उड़ा रहे हैं अबाउट एनसीईआरटी। सो आई डोंट थिंक जोक की ज़रूरत है, पूरा जोक में ही चल रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। So continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. क्या बोल रहे हो? बोले इतने दिन जो तुम यूज़ करते हो ज़मीन को, बिना उसको ठीक करे कुछ मैनेज किए, तो उससे क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओके, सो कैन वी जस्ट यूज़ दिस एज अ काइंड ऑफ डेफिनेशन? हाँ, यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ले लो भाई, यहाँ से लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, उसको रट्टा मार लो। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड विदाउट प्रॉपर उसका लेट्स से मैनेजिंग इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू लैंड डिग्रेडेशन। कितना भारी स्टेटमेंट है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड विदाउट द प्रॉपर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज लैंड डिग्रेडेशन। इम्प्रेस हो गया मैं तो। ओके, उसको स्क्वायर ब्रैकेट प्लीज कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। क्या कई की बात कर रहे हो? वो बोल रहे हैं कि अगर लैंड डिग्रेडेशन पे सोसाइटी और एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ता। हाँ, क्या फर्क पड़ता वो नहीं बोले, उन्होंने क्या बोला? बहुत फर्क पड़ता। हाँ, मतलब तुमने अगर पूछे उनको क्या फर्क पड़ता, वो बोलते तेरे को क्या करने का, हम बोल रहे हैं ना फर्क पड़ता, तो फर्क पड़ता। ओके, सो फर्क पड़ता, किसके फर्क पड़ता? सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखते हैं अभी। नाउ लैंड डिग्रेडेशन, वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस। हैं, शेयर किया पास्ट जनरेशन से क्या मतलब है? मतलब उनको पिछले जनरेशन ने अपने को दिया ना, तो शेयरिंग ही हो गई वो, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को अभी देंगे। ये तो कॉपीड लग रहा है। ओके, पास्ट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन, कॉपीड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, कितना कॉपी करते हो भाई? हाँ, मतलब कॉपी की भी हद होती है। हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कॉपी मत करो। हाँ, तो यहाँ पे तो कॉपी ही कॉपी चल रही है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, राइट? ग्रेट, आगे देखते हैं। 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हैं, क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, उसका 95% किस में से आता है? जमीन में से आता है। ये परसेंटेज सच में याद रखने की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, बट इफ यू जस्ट वांट टू अंडरलाइन इट यू कैन, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 95%। अरे कुछ सेंस ही नहीं होना उसका क्या फायदा है? फॉरेस्ट का कैसा है? तुमने जो 23.3% फॉरेस्ट का याद ध्यान में रखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका क्या संबंध है? 95% है तो है, आता हूँगा 95% आता हूँगा, तो 100% आता हूँगा। कपड़ा, रोटी कपड़ा जमीन में से लो, वट एवर इट इज, आपने क्या करने का? जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट about degradation of land but also aggravated the peace of natural forces to cause damage to the land। इतना भारी शब्दों में क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं तुम? शब्द देखो, मोतियों जैसे शब्द देखो। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डेग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। वाओ, क्या बोलना चाहते हो इसमें से? वो इसमें से ये बोलना चाहते हैं कि एनवायरमेंट बहुत खराब हो रहा है। ओके, मतलब हिंदी काफ़ी बैंड बजा रही है। हाँ, तो हिंदी जीत रही है, हिंदी हमेशा ही जीतती है वैसे इंग्लिश के कंपैरिजन में। सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, तो लिख दो वहाँ पे एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगली बार। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट बना लो और वहाँ पे लिख दो एनवायरमेंट प्रॉब्लम। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रीजिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। पूरे साल का एक ही इसमें बोल दिया वो। ठीक है, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, हाँ, तो एक ही इसमें पूरा बता दिए वो। ओके, तो इसको प्लीज़ ये कर लो। अगेन ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट, इसको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, स्टार मार लो उसको। ओके, स्टार मार लो प्लीज़। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? डिफॉरेस्टेशन, बोले तो फॉरेस्ट को ख़त्म करना। ओवर ग्रेजिंग, अरे वो रहते ना, अब सपोज लेट से बकरी बिक्री है। अब तुम सोचो, बकरी खाती रहेंगी तो उसको अपन बोल सकते हैं क्या बकरी इतना खा, देख 4-5 एरिया का, मतलब 4-5 क्रॉप्स का खा, बाद में तू मत खा।
हाँ तो बकरी खाते रहती हो तो खाती रहती है, उसका क्या है, चलता रहता है उसका, हाँ उसका मुंह चलाना है उसको खाली। अच्छा सॉरी, मुंह चलाने वाला वो तो ये रहता है ना, सॉरी गाय रहती है। हाँ तो गाय बैल वो, सॉरी हाँ, तो बकरी तो बस आओ आओ चलता रहता है, मतलब ऊपर नीचे, राइट, गोल फिराने वाले गाय बैल होते हैं। ओके तो वो ध्यान में रखना है कि उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कितना भी खाते हैं, भुक्कड़ लोग है वो। ओके तो भुक्कड़ लोगों से एक्सपेक्टेशन क्या है तुमको, वो कितना भी खाएंगे। नाउ माइनिंग एंड क्वायरिंग, अब ये क्या रहता है, माइनिंग समझ में आया था, क्वारिंग क्या बोले तो क्या झगड़ते रहते क्या नहीं, वैसा नहीं रहे। माइनिंग बोले तो ज़मीन के अंदर जो खुदाई करते हैं मिनरल्स के लिए, वो एक प्रॉब्लम। और दूसरा क्या, क्वारिंग, क्वारिंग का मतलब क्या होता है, क्वारिंग मतलब पत्थर का रे, पत्थरों को भी निकालते हैं ना, हाँ तो उसको क्वारिंग बोलते हैं। सो माइनिंग एंड क्वारिंग, क्वारिंग पत्थरों के जैसा एंड माइनिंग मतलब एक्चुअल मिनरल्स को आप निकाल रहे हो। तो इन्हीं सभी में से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं। अब माइनिंग साइट्स बहुत सारे अबैंडन्ड हैं आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। ओह माय गॉड, इसको प्लीज कर लो यार, इसने तो केजीएफ की याद दिला दी। हाँ फिर कैसा अपना हीरो जाता माइनिंग एरिया में, हाँ फिर माइनिंग एरिया में घुस घुस के क्या बनता, पावरफुल क्या रहता हो, स्टेटमेंट क्या है, हाँ पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, ओके। एंड दूसरा क्या अभी का नया स्टेटमेंट, ओके, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल, ओ माय गॉड, ओके। तो केजीएफ की याद दिला दी उन्होंने, माइनिंग साइट की वजह से काफ़ी डीप स्कार्स हो जाते हैं, तो मूवी में भी आपने देखा होगा। तो लेट अस मूव अगेन, ठीक है, थोड़ा आगे मूव करते हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। ये क्या नाटक है, फॉरेस्ट को क्यों बर्बाद करते हैं ड्यूरिंग माइनिंग, तो माइनिंग करना है तो करो ना, फॉरेस्ट को क्यों उड़ा रहे हो वैसा नहीं है। कैसा हो जाता है ना, जब आप खुदाई कर रहे हो तो आपको वहाँ का फॉरेस्ट क्लियर करना ही पड़ता है, तभी जाके आपका वो पूरा माइनिंग सेटअप वहाँ पे बैठता है और ज़मीन की आप खुदाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है वो, तुम ऐसा समझ लो कि केक के जैसा समझ लो, मतलब यू हैव अ लेयर, तुम अंदर का पीस चाहते हो तो ऊपर का भी निकालना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट्स समथिंग लाइक अ केक जो आपका माइनिंग एरिया है। अगर आपको अंदर का माल चाहिए तो ऊपर का भी निकालना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट को निकालो फिर नीचे का एरिया आप निकाल सकते हो, दैट मीन्स माइनिंग। तो समथिंग लाइक अ केक प्रॉब्लम। सो काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ऐसे एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा है। अरे फॉरेस्ट को उगाने में कितने साल लगते हैं ना, हाँ तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आगे देखते हैं नाउ, ओके सो आगे बढ़ते हैं। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, अरे वो क्या कर रहे हैं हर एक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन उसके स्टेट्स, फिर बाद में लैंड डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग उसके स्टेट्स। हाँ ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे, जानवर ज़्यादा खा रहे हैं, जहाँ पे जानवर ज़्यादा होंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओके आगे बोलो। फिर ओवर इरिगेशन के स्टेट्स, ओ माय गॉड, मतलब हर एक के क्या स्टेट दिए हुए हैं, हाँ फिर रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ फिर ओ माय गॉड, ओके ठीक है, सो बहुत ही बेकार हो रहा है। नाउ द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। क्या बात कर रही है वो, एक्चुअली इसके बारे में बात कर रहे हैं, मिनरल प्रोसेसिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट मिनरल प्रोसेसिंग। कैसा हो जाता है ना, जब ज़मीन में से आता ना तो वो क्या पैकेज नहीं है जो अमेजोन पे से आया है, मतलब तुम माइनिंग करते हैं ना, तो माइनिंग करने के बाद कुछ तुमको मिनरल मिलता है, तो वो क्या अमेजोन के पैकेट के जैसा नहीं है कि तुम उसे खोल दिया और उसको यूज़ कर रहे हो, उसको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। और वो प्रोसेसिंग के बाद क्या है, धूल है बेसिकली। मिनरल्स मतलब क्या रहता है, ज़मीन के अंदर से क्या मिलने वाला है तुमको, गोल्ड बिल्ड, हाँ तो बाकी चीज़ें, हाँ तो क्या फूल बिल थोड़ी मिलने वाले, धूल ही रहती है। तो वो धूल कैसा हो जाता है, जब तुम उसको प्रोसेस करते हो तो वो रिलीज होती है और आपका क्या हो जाता है, फिर एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है। मतलब इंडस्ट्री प्रोसेसिंग करता है, मिनरल प्रोसेसिंग, एंड दैट एक्चुअली पोल्यूट्स योर एटमॉस्फेयर। हाँ तो ये एक्चुअली एक काम कर लो यार, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी सेंस ये पूरे इसको ये करने का, क्या बोलते हैं, इट डजेंट मेक सेंस, मतलब कुछ अंडरलाइन करने का, ये पूरा पैराग्राफ ही रट्टा मार लो। नहीं कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें का, वो मिनरल प्रोसेसिंग, वो ओवर ग्रेजिंग, फिर बाद में डिफॉरेस्टेशन, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो देर इज़ नो पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ की जो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये पूरा पैराग्राफ ही रट्टा मारना है, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट प्लीज़ कर लो, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट एंड प्लीज़ स्क्वायर ब्रैकेट कर लो। कर लिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट कर लो यार, पूरा ही इंपॉर्टेंट है वो। आई नो थोड़ा सा परेशानी होने वाली है, लेकिन पूरा ही स्क्वायर कर लो।
ओके, इसको स्क्वायर कर लिए, हैव यू स्क्वायर्ड, स्क्वायर कर लिया आपने? ओके, यस, ओ माय गॉड, सोप स्टोन नहीं पता? अरे श्वेत राज, अरे प्यूमी स्टोन रहता है ना सोप स्टोन, हाँ फिर प्यूमी स्टोन, अरे वो सुने नहीं क्या तुम? जनरली इट्स यूज्ड। ओके, सोप स्टोन सबको पता है? सोप स्टोन, सोप स्टोन एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। डज एवरीबडी नो? ओके, हाँ तो जनरली कैसा है ना, इट जस्ट वन फॉर्म ऑफ, सपोज लेट्स से आपका स्टोन है वो, ओके, इट जस्ट वन काइंड ऑफ स्टोन। इसका तुमको खाली इतना बताता हूँ, कैसे बताना है यार तुमको, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन पता है कि जो तुम्हारे को इजी जाएगा? तुमने किचन के ये देखे आपने वो क्या बोलते हैं, काउंटर टॉप्स किचन के, अपने जो ओटे रहते हैं जिसके ऊपर आपका पूरा सेटअप रहता है किचन का, घर में देखे होगा, हाँ वो सोप स्टोन से बनता है। दोज आर फ्रॉम सोप स्टोन क्रिएटेड, सोप स्टोन से बनता है। ठीक है, इज इट ओके? आपको समझ में आ रहा है? सबसे इजीएस्ट वही है कि आपका जो सोप स्टोन है वो किचन का जो आपका ऊपर का रहता है, अपने बेसिन का, सिंक वगैरह रहता है ना बेसिन का, वो साइड में जो मटेरियल रहता है ऊपर टॉप आपका, वो सोप स्टोन से बनता है। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल कि सोप स्टोन के यूजेस क्या हैं। वही वो किचन के टॉप्स एंड सिंक टॉप्स, किचन टॉप्स एंड सिंक टॉप्स, किचन एंड सिंक टॉप्स। ओके, चलो आगे बढ़े। नहीं, ग्रेनाइट का भी आप बना सकते हो, आप ग्रेनाइट का भी बना सकते हो, लेकिन सोप स्टोन भी यूज होता है। वो तो आपके ऊपर है, आप किसका बनाना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके पास पैसा कितना है, रिसोर्स कैसा है, उसके हिसाब से आप बनाते हो। ग्रेनाइट के भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, चलो आगे बढ़े। ओके, सो देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। क्या मतलब, ये भी पैराग्राफ याद करना पड़ेगा? हाँ, अफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है तो अफॉरेस्ट्रेशन करो, फॉरेस्ट खत्म हो रहे तो फॉरेस्ट को लगाओ। ग्रेजिंग का प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, मतलब ज़्यादा जानवरों को खिलाओ मत, मतलब एक बार थोड़ा सा खिलाया कि लगे उनको लेके जाओ, वो फिर बाद में ओवर ग्रेजिंग का प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगा। फिर बाद में आपका जो वेस्ट लैंड है, माइनिंग एक्टिविटीज़, तो आप प्रॉपर डिस्चार्ज देखो, प्रॉपर मैनेजमेंट देखो कि आपके माइनिंग की वजह से वहाँ पे ज़मीन खराब ना हो रही हो। तो दीज आर बेसिकली सॉल्यूशंस, मतलब पहले के पैराग्राफ में उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए, सेकंड पैराग्राफ में सॉल्यूशन बताए। इसको भी ले लो, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, दीज आर सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टार मार्क करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशंस, ये आपके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आपने जो अभी जो प्रॉब्लम्स पढ़े उसके सॉल्यूशंस है। ओके, आगे देखें। चलो फिर अभी सॉइल्स के ऊपर आ जाओ प्लीज, सॉइल्स के ऊपर, कम टू दी सॉइल सेक्शन। ओके, चलो तो सॉइल सेक्शन पे आ जाओ प्लीज। तो सॉइल सेक्शन कुछ ऐसा है हमारा फिलहाल कि लेट अस स्टार्ट विद दैट। नाउ सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो उसको प्लानिंग बराबर चाहिए क्या? ओके, सो इट रिक्वायर्स प्लानिंग। It is the medium of plant growth and supports life, that say supports different type of living organism on earth। वो इतना बोल रहे हैं आपको कि भाई सॉइल है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसके ऊपर प्लांट आते हैं और उसके ऊपर आप भी जीते हो। आप जीते हो मतलब आपको जो खाने को लगता है वो सब उसी के ऊपर आता है। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। अच्छा, लिविंग सिस्टम है, पता ही नहीं था हमको। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। खतरनाक स्टेटमेंट है ये, डायलॉग ऑफ द डे है, आप यूज कर सकते हो आपके लेट्स से एग्जाम्स में। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू क्रिएट ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ। तो ये प्लीज स्टार मार्क करके ले लो, आपके एग्जाम में काफी काम में आएगा। नहीं, प्लीज कीप अ स्टार देयर, आपके एग्जाम में बहुत लेट्स से काम में आएगा ये चीज़। क्योंकि कैसा है ना, जब आप सॉइल के बारे में बताओगे, डिग्रेडेशन का कुछ भी, मतलब उसका प्रॉब्लम्स कुछ भी नाटक, क्योंकि मेनली इसके अंदर ये रिसोर्स काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, दैट इज़ सॉइल। तो ये स्टेटमेंट आपके काफ़ी काम में आ सकता है कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सिर्फ सेंटीमीटर की सॉइल बनाने में, तो उसको इसलिए उसका जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सो रिलीफ,
parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and times are important factors in formation of soil. तो ये कुछ factors हैं which are responsible for the formation of soil. हाँ, तो ये भी ले लो factors, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेंगे कि किस किस वजह से आपके सॉइल बनते हैं. रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक. ये देखो रिलीफ तो ऑब्वियसली, रिलीफ मतलब कौन सा एरिया है, उसका अल्टीट्यूड कितना है, क्या वो माउंटेनस रीजन है, क्या वो प्लेटिव रीजन है, क्या वो प्लेन रीजन है. एंड मोर ओवर सपोज मतलब उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली आपका सॉइल फॉर्मेशन अफेक्ट होगा. फिर जिस रॉक से सॉइल बन रही है, मतलब बड़े बड़े पत्थर से सॉइल बनती है, तो वो सॉइल मतलब बनाने के लिए आपका पेरेंट रॉक कैसा है वो भी तो पता होना चाहिए. उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सॉइल कैसे बनेगा. बाद में वहाँ पे वेजिटेशन, अदर लाइफ फॉर्म्स कैसे हैं, एंड टाइम. ये सभी चीज़ें फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इसको स्टार मार्क करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, आपको फैक्टर्स जरूर पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सॉइल. तो इसको प्लीज स्टार मार्क करके रखो. ठीक है, ओके. शालिनी क्या बोल रहे हो? ओके, लेकिन शालिनी होता ही है ना रिन्यूएबल. हाँ, मतलब इवन दो इट इज़ नॉट, स्टिल रिन्यू तो होता ही है ना. वो तो रिलेटिव टर्म है. तो शालिनी देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग अबाउट कि मतलब वो रिन्यूएबल है कि नहीं है. इवन दो वो नया सॉइल नहीं बनता है, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट देर इज़ नो पॉइंट बिकॉज टाइम इज इट सेल्फ रिलेटिव. टाइम खुद रिलेटिव है, तो क्या डिस्कस करना. ओवर टाइम हर एक चीज़ तैयारी होती है, सो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का सेंस नहीं बनता है. एनसीईआरटी ने बोला है तो उतना ले लो और आगे बढ़ो, क्या कर सकते हैं. ठीक है, ओके, बट अ गुड पॉइंट, गुड लेट्स से ऑब्जर्वेशन. आगे बढ़े. टाइम इट सेल्फ इज रिलेटिव. Now, various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, acting of decompose etc. contribute to the formation of soil. बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये दो पॉइंट्स मतलब कंफ्यूज होता है कि ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फ़र्क है. एक्चुअली नीचे वाले आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ सॉइल. ऊपर वाले फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. ओके, कनेक्शन यस डन. ओके, कनेक्शन वापस आ गया है, सॉरी अबाउट दैट. हाँ, आ गया. सो ये दोनों प्लीज आपने कर लिए फैक्टर्स और फोर्सेस, क्योंकि कैसा है ना, ये दोनों आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. मतलब फैक्टर्स भी एंड फोर्सेस भी. प्लीज गलती मत करो, बच्चे उल्टा लिख कर आ जाते हैं एग्जाम में. फैक्टर्स मतलब जिसके ऊपर आप बनाओगे, राइट. एंड फोर्सेस मतलब क्या रहती है, नेचर के फोर्सेस रहते हैं कि जो सॉइल एक्चुअली बनाने वाले हैं. मतलब फैक्टर्स तुम ऐसा पकड़ लो, समथिंग लाइक इंग्रेडिएंट्स, एंड फोर्सेस आर समथिंग लाइक हु इज गोइंग टू मेक इट आउट. सो फैक्टर्स आर डिफरेंट, फोर्सेस आर डिफरेंट, बट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज वाइल राइटिंग इन द एग्जाम, आप दोनों लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. सो कुछ नहीं, इतना ही कंप्लीट करते हैं. देखो, आई ऑल्सो नो कि हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, सो कंटिन्यूअस रीडिंग चालू है हमारा. सो व्हाट विल डू इज वी विल कंप्लीट दिस सेक्शन. आगे का सेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे. ठीक है, क्योंकि बाकी फिर कैसा हो रहा है ना, आगे फिर हमारा सॉइल से शुरू हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, वैसे सॉइल शुरू हो रहा है. तो अभी हम लोग उसका टेंशन नहीं लेंगे. फिलहाल के लिए हम लोग हमारा ये शुरू करते हैं, दिस वन, दैट इज उसका प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल. ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है. अब बच्चे इसमें एक गलती क्या करते हैं इस डायग्राम के अंदर, जब एग्जाम के अंदर ये डायग्राम पूछी जाती है तो बच्चे उसको ये करते हैं, क्या बोलते हैं, एक जैसी बॉक्स बनाते हैं. मतलब सीधा सीधा ऐसे एक ये निकालते हैं रेक्टेंगल और उसमें 4 हिस्से दे देते हैं. हाँ, तो ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है, राइट. एंड हेंस ये मतलब ये गलती मत करो. सबसे ऊपर वाला लेयर बहुत छोटा होता है, फिर बाद में बड़ा है, फिर बाद में बड़ा, फिर बहुत ही बड़ा. मतलब एक्चुअली आपको क्या करना है, ऊपर वाला सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मतलब बड़ा करते जाना है आपको. ये क्लियर हो रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ मेकिंग द सेम बॉक्सेस. आपको साइज बढ़ाते जाना है, मतलब नॉट समथिंग लाइक दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. अगर ये आपका बॉक्स है तो ये पहला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, एंड सपोज लेट से इसको सपोज और पड़ा, तो दिस काइंड ऑफ डायग्राम. वहाँ पे 2 बॉक्सेस बना ले, मतलब आप गलती नहीं करेंगे वाइल राइटिंग डाउन. एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो इट शुड नॉट बी द मिस्टेक, राइट.
ओके, डायग्राम बनाते वक्त हो जाता है, सो इट्स फाइन। वो कैसा है ना, जब तक आप डायग्राम को ठीक से समझ के नहीं लेते हो तो ये मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे न्यू सॉइल कौन सी है? न्यू सॉइल ये है, दिस इज द न्यू सॉइल विच हैज़ बिन क्रिएटेड। एंड एक्चुअली नीचे आप सॉइल नहीं बोल सकते हो, वहाँ पे एक्चुअली रॉक है, लेकिन आप उसको ओल्ड सॉइल बोल सकते हो, एटलीस्ट फॉर नाउ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब जैसे नीचे नीचे जाओगे आपको पुराना पुराना माल मिलेगा, मतलब बहुत ही पुराना, लाइक जोग्राफिकली पुराना, तो उसको अंडरलाइन करके ले लो और ओल्ड सॉइल लिख दो, ऊपर न्यू सॉइल लिख दो। इज इट ओके? सबसे ऊपर आपको न्यू सॉइल मिलेगा, सबसे नीचे ओल्ड सॉइल मिलेगा। हालांकि अगर आप नीचे जाते हो तो आपको रॉक मिलता है, यू कैन सी हियर रॉक मिलता है। हाँ, तो दैट इज ओके। और यहाँ पर ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो अभी तक उसका वेदरिंग हुआ ही नहीं है? सो दिस इज द वन। वेदरिंग नहीं हुआ मतलब इसके ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं हुए, तो यहाँ पे अनवेदर्ड का मीनिंग आप लिख सकते हो इफ यू वांट। क्या मीनिंग है? नो फोर्सेस हैव एक्टेड ऑन इट, नो फोर्सेस हैव एक्टेड ऑन इट, एक्टेड ऑन इट, उसके ऊपर एक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, फाइन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा छोटा सा पार्ट देख लेते, फिर बंद करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मेरे लिए कर लो, ठीक है? ओके, तो ये स्टेटमेंट ठीक से पढ़ लेते, देखो। द केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दी, केमिकल एंड द ऑर्गेनिक चेंजेस दैट टेक प्लेस इन दी सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो अच्छा ठीक है, इग्नोर द स्टेटमेंट। सॉइल हैज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। सॉइल के अंदर दोनों मटीरियल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ओके, तो खाली अंडरलाइन कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं, पता होना चाहिए, सिर्फ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटीरियल वो तो पता ही होगा ना आपको, सपोज जिंदा और इनऑर्गेनिक। ओके, लेकिन ऑर्गेनिक को एक वर्ड दिया उन्होंने, क्या? ह्यूमस। Now, on the basis of the factors responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil are classified into different types. तो ये अलग अलग टाइप के आपके क्या है? सॉइल। चलो, इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के, वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है? तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया, उसको बोलते हैं आस्क डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट? तो आस्क डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, एंड आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है? तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है? वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया हमने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है, उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना।
क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है, तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें। ठीक है, कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क इट आउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है, बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होते हैं। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? पांचों सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, एक महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी एक महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0,0,0 एंड 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब एक साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11 12 के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live 10, मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है। मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी
थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स, मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोज लेट्स से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस, तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अन एकेडमिक सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट्स से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट्स से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस, तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000, आपके ऊपर है। इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है या फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है AS Live 10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई है, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो। हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी, कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ। तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेटस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।